नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार समता कोचिंग सेंटर पर। साथियों, पिछले एक दो दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण। तो आज हम लोग क्लास लेकर के उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष। लास्ट सेशन में साथियों हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने साथियों राज्य पर बात करी, राष्ट्र पर बात करी, और हम लोगों ने देखा कि राष्ट्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, राज्य और राष्ट्र में कैसा संबंध है। हम लोगों ने देखा कि एक दूसरे के पूरक हैं या इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर हैं। यदि आप एक को नुकसान पहुंचाएंगे दूसरे को नुकसान स्वाभाविक सी बात है हो ही जाएगा, समझे। यदि आप राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे तो राज्य को नुकसान हो जाएगा, राज्य को नुकसान पहुंचाते हैं तो राष्ट्र स्वयं कमजोर हो जाएगा। तो ये संबंध हम लोग देख रहे थे। आज देखते हैं साथियों कि जो राज्य है, जो सरकार है, राज्य जो है या जो सरकार है, विधि है, कानून है, सेना है, पुलिस है, एक तरीका से हम इनको सबको राज्य कह सकते हैं, सबको राज्य कह सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार, कानून, विधि या पुलिस, सेना, तो ये सब कुछ क्या है? सब कुछ राज्य ही तो है, सब कुछ राज्य ही तो है। अब मैं आपसे पूछूं साथियों कि यदि राज्य ना हो, यदि ये राज्य ना हो तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है साथियों? ये समझिएगा कि राज्य है तब तो इतना बुरा हाल है ना, कि सोते हुए लोगों के ऊपर 4 पहिया की गाड़ी उतार दी जाती है, किसी को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, किसी को पानी पीने पर मार दिया जाता है, किसी को घड़ा छूने पर मार दिया जाता है, किसी को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, किसी को मंदिर में प्रवेश पर मार दिया जाता है ना। एक तो आज का ही एक उदाहरण है, उत्तरकाशी में एक मोरी जगह पड़ती है, वहाँ पर एक युवक को 23-24 साल का युवक था, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया और वो घुस गया तो उसको पूरी रात बंधक बना करके पीटा गया। और खुलेआम मंदिरों में महिलाओं के रेप हो रहे हैं, महिलाएं किडनैप हो रही हैं, लड़कियां किडनैप हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर क्या क्या ढोंग चल रहे हैं, युवाओं को किस प्रकार भटकाया जा रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, राज्य है तब तो इतना बुरा हाल है, और यदि राज्य ना हो तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो साथियों, ऐसी स्थिति में यदि राज्य ना हो, यदि कानून ना हो, विधि ना हो, पुलिस ना हो, सेना ना हो, तो क्या होगा जी? तो साथी मेरे, तो होगी अराजकता। क्या होगी? अराजकता। अराजकता होगी। इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय यानी कि साथियों, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। जो बलशाली लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, वो कमजोर लोगों को क्या कर लेंगे? दबा लेंगे, उनको खा जाएंगे, उनको खा जाएंगे। उनके हक, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, उनको सब कुछ समाप्त कर देंगे साथियों, कुछ संभ्रांत लोग, यदि राज्य ना हो तो, यदि राज्य ना हो तो।
तो साथियों हम देखते हैं कि राज्य है तो गुरुजी इतना बुरा हाल है, राज्य ना हो तो क्या हो सकता है? तो गुरुजी हो सकता है अराजकता हो सकती है, मत्स्य न्याय हो सकता है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस का वाला प्रावधान हो सकता है। तो साथियों दो विचारक ऐसे रहे हैं, दो विचारक ऐसे रहे हैं जो नहीं चाहते कि राज्य हो, जो नहीं चाहते कि राज्य हो। वे राज्य विरोधी कहे जाते हैं उनको। राज्य विहीन समाज के समर्थक कहे जाते हैं। गांधी और मार्क्स ये एकमात्र बिंदु है जहां गांधी और मार्क्स एक जगह आकर के मिलते हैं। वरना भाई साहब गांधी आसमान है, मार्क्स धरती है। गांधी आसमान है, मार्क्स धरती है, कहीं नहीं मिलते। बस एक बिंदु है जहां ये दोनों मिलते हैं, वहां कहां? राज्य विहीन सोसाइटी, राज्य विहीन समाज पर। ये दोनों राज्य का विरोध करते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों के तौर तरीके अलग हैं, दोनों के विरोध करने का तरीका अलग है। मार्क्स का तरीका अपना अलग है, गांधी का तरीका अपना अलग है। गांधी का तरीका अपना अलग है। साथियों मैं आपसे यदि क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे कहूं कि फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है साथियों देखने का नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया। यह जो दर्शन है वो क्या है? दुनिया को देखने का नजरिया। यानी जिस प्रकार से आप दुनिया को देखेंगे वैसी आपको दुनिया नजर आएगी। यदि आप गांधी का चश्मा लगाएंगे तो आप लोग गांधी के विचारों की दुनिया नजर आएगी, गांधी क्या सोचते थे। यदि आप मार्क्स का चश्मा लगाएंगे तो मार्क्स जैसी दुनिया नजर आएगी, मार्क्स क्या सोचते थे। यदि आप मैकियावेली का चश्मा लगाएंगे तो मैकियावेली के बारे में देखेंगे, मैकियावेली क्या सोचते थे दुनिया के बारे में। तो देखने का नजरिया जैसा है वही फिलॉसफी। तो हम देखेंगे क्या गांधी के अनुसार गांधी किस प्रकार राज्य का विरोध करते हैं, और भाई साहब मार्क्स किस प्रकार से राज्य का विरोध करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों कि हमने आपको बताया कि जो गांधी हैं, गांधी प्लस मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ये दोनों एक ही बिंदु पर आकर के मिलते हैं। एक समान बिंदु है, समान बिंदु। वो क्या है? राज्य विहीन समाज, राज्य विहीन समाज। तो राज्य विहीन समाज का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं मेरे साथी। क्लियर भैया? हाँ जी। जो राज्य विहीन सोसाइटी चाहते हैं, जो राज्य का विरोध करते हैं, उन्हें कहते हैं अराजकतावादी, अराजकतावादी। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अराजकतावादी। जो गांधी हैं उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, फिलोसफिकल अराजकतावादी या शांतिवादी अराजकतावादी कहा जाता है। तो जो गांधी थे, गांधी का मानना क्या था? गांधी राज्य का विरोध क्यों करते हैं? गांधी कहते हैं भाई साहब, ध्यान सुनना, गांधी का चश्मा लगाते हैं। गांधी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या जो मानव है, मानव क्या है? मानव एक तार्किक एवं विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। मानव तार्किक एवं विवेकशील प्राणी है। ये अपना अच्छा बुरा जानता है, ये अपना अच्छा बुरा जानता है, अपना अच्छा बुरा जानता है। ये अपना अच्छा बुरा जानता है, और जब ये अपना वो अच्छा बुरा जानता है तो मानव को
नियंत्रित करने वाली संस्था की हमें आवश्यकता है ही नहीं। अरे जब मानव तार्किक प्राणी है, मानव सोच सकता है, मानव विवेकशील प्राणी है, मानव अपना अच्छा बुरा जानता है। गांधी कहते प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी मात्र, इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी मात्र एक समान सब ईश्वर की संतान है। तो जब समान ईश्वर की संतान है तो मानव क्या करेगा? मानव आपस में प्यार बांटेगा। मानव क्या करेगा? मानव प्यार बांटेगा। मानव प्यार बांटेगा भाई साहब, लव। तो मनुष्य मनुष्य का कैसा रिश्ता? भाई भाई का रिश्ता, भाईचारे का रिश्ता। तो मानव ईश्वर की क्या है? समान संतान है। जब समान संतान है तो कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। तो ये क्या करेगा? आपस में भाईचारे के साथ प्यार बांटेगा। मानव अपना अच्छा बुरा जानता है क्योंकि तार्किक और विवेकशील प्राणी है। क्योंकि मनुष्य जब तार्किक और विवेकशील प्राणी है, गांधी कहते हैं, तो फिर भैया जब मनुष्य सब कुछ अपना जानता है तो मनुष्य को नियंत्रित करने वाली हमें किसी भी संस्था की आवश्यकता नहीं है। गांधी इस आधार पर इसका राज्य का विरोध करते हैं। गांधी इस आधार पर विरोध करते हैं कि भैया प्रत्येक मनुष्य तार्किक और विवेकशील प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य अपना अच्छा बुरा जानता है। जब वो अपना अच्छा बुरा जानता है तो उसको राज्य जैसी संस्था की जो कि उसको नियंत्रित करे, ऐसी संस्था की उसको आवश्यकता नहीं है। इसलिए गांधी इसका विरोध करते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं भाई साहब? जो मार्क्स भाई साहब हैं, जो कार्ल मार्क्स हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो राज्य है, इस राज्य को किसने बनाया भैया? इस राज्य को बनाया पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने, संभ्रांत लोगों ने। किस लिए बनाया? गरीबों का शोषण करने के लिए बनाया। गरीबों का शोषण करने के लिए बनाया है और साजिश के तहत शोषण करते हैं ये जो पूंजीपति लोग हैं। पूंजीपति लोगों ने इस राज्य जैसी संस्था को बनाया और वैधानिक तरीके से बनाया क्योंकि ये वैधानिक तरीके से गरीबों का शोषण कर सकें। मार्क्स कहता है कि राज्य पूंजीपतियों की रचना है या पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। पूंजीपतियों की रचना है। मार्क्स कहते हैं राज्य एक शोषणकारी संस्था है। क्यों शोषणकारी संस्था है? मैंने आपको बताया कि राज्य पूंजीपतियों की रचना है और पूंजीपतियों ने इसलिए बनाया है क्योंकि वे गरीबों का शोषण कर सकें। मार्क्स कहते हैं कि जब तक राज्य रहेगा और तब तक वर्ग संघर्ष रहेगा। जैसे ही राज्य समाप्त हो जाएगा, वर्ग संघर्ष स्वयं समाप्त हो जाएगा और उसके बाद उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण होगा। उसे कहा जाएगा साम्यवादी व्यवस्था। मार्क्स को साथ ही हम जानते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का भी जनक कहा जाता है। जब समाजवाद हम लोग पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, क्योंकि मार्क्स की जो फिलॉसफी है हम लोग डीपीएसपी में भी देख सकते हैं, राज्य के नीति निष्ठ तत्व। उस समय इनकी फिलॉसफी हम लोग देखेंगे कि समाज को किस प्रकार से इन्होंने गरीबों, जो राज्य है गरीबों का शोषण करने वाली संस्था बताया, किस प्रकार से उन्होंने भला करने की कोशिश करी। आजकल के जो राज्य है वो मार्क्स के समाजवाद से तो प्रभावित है, जब भी तो डीपीएसपी जोड़े संविधान में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और मार्क्स क्या कहते हैं? और कहते हैं कि जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति जो हैं, पूंजीपति किस प्रकार शोषण करते हैं? पूंजीपति, ये कहता है मार्क्स, ये देते हैं विचार, ये देते हैं भाई साहब विचार। विचार काय का? ये देते हैं धर्म का विचार, ये देते हैं धर्म का विचार, ये देते हैं संस्कृति का, ये देते हैं
संस्कृति का विचार देते हैं, ये देते हैं राष्ट्र का विचार, ये देते हैं राष्ट्र का विचार। ये धर्म की चाशनी चटाते हैं, हमें तुम्हें आपस में लड़वा देंगे। अच्छा, राम मंदिर में पैसा किसका लगा? हम सबका लगा। और उद्घाटन के दिन कौन कौन लोग पहुंच रहे थे, पता है आपको? कौन कौन लोग पहुंच रहे थे? ये हमें तुम्हें संस्कृति के नाम पर लड़वा देंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, ये देते हैं विचार। एक बात समझिए, टीवी पर ऐड आता है कि कुछ मीठा हो जाए, सुबह सुबह ऐड आता है कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, ये लीजिए डेयरी मिल्क खाइए, ये लीजिए किटकैट खाइए। ये नहीं खाया तो फिर क्या खाया, ये नहीं खरीदा तो फिर क्या खरीदा, आईफोन नहीं खरीदा तो फिर क्या खरीदा, है ना? इसके बिना जीवन बेकार है। कौन दे रहा है विचार? मैं दे रहा हूं। कौन दे रहा है? ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ना उद्योगपति, ये पूंजीपति लोग, अंबानी अडानी, ये है ना, ये चला रहे हैं सरकार। तो और फिर शाम को क्या ऐड आता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? मतलब पहले खराब करवाओ फिर धुलवाओ इन्हें पहले मीठे से खराब करा दो, उसके बाद उन्हें धुलवाओ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? गन्ना साहब नमक ना है, नमक वाला लीजिए, ये लीजिए और वो लीजिए, है ना? तो ये देते हैं विचार, और विचारों से क्या करते हैं, हम सबका शोषण करते हैं। और हम सब लोग इन चीजों की चाशनी में आकर के अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके पीछे लग जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, मालदीप नहीं गए थे। वहां जाकर उन्होंने चाय बनाई, ये दिखाया कि साहब यहाँ भी मेड इन इंडिया लगाया जाए, यहाँ पर भी अब उद्योग लगाए जाएं, यहाँ पर भी कंपनी फैक्ट्री लगाई जाए। और पूरे देश की जनता की, सबकी मीडिया की नज़र क्या थी, एक तरफ थी, एक तरफ थी। राष्ट्र का विचार था, एक तरफ देखो, जुड़ाव था, लगाव था ना। फायदा किनका हुआ? तुम जा रहे हो सका तुम अपनी ज़िंदगी में कभी लक्षद्वीप जाओ ही ना, हो सका अपनी ज़िंदगी में कभी लक्षद्वीप जाओ ही ना। लेकिन फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ पूंजीपतियों का, फायदा हुआ पूंजीपतियों का। मार्क्स ने तो साथियों धर्म को एक अफीम की गोली के समान बताया, अफीम की गोली। तो मैंने आपको बताया कि जो मार्क्स है, मार्क्स मानते हैं कि जो राज्य है, राज्य एक शोषणकारी संस्था है, और यह शोषण करती है पूंजीपतियों के हित में। किसका? सर्वहारा वर्ग का, या फिर मजदूर वर्ग का, या गरीब वर्ग का शोषण करती है। और ये पूंजीपति लोग विचार देते हैं, तरह तरह का अपने विचार देते हैं, और उसके द्वारा ये शोषण करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरे हाँ, है ना? तो राज्य को शोषणकारी संस्था मानते हैं मार्क्स। और मार्क्स का आधार अलग है, और भैया गांधी का आधार अलग है, लेकिन दोनों मेन रूप से इसका विरोध करते हैं, राज्य का, राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका विरोध करने का तरीका अलग अलग है। मार्क्स एक शोषणकारी संस्था मानते हैं, और गांधी का तरीका अपना अलग है। ठीक है भैया, इतनी बात आपको समझ में आई? अरे हाँ या ना? इतनी बात आपको समझ में आई? क्या हाँ साहब गुरुजी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, अब यहीं पर एक बात बताइए कि राज्य था, यानी कि साथियों राज्य है, तब तो इतना बुरा हाल है।
अब फिर गांधी और मार्क्स कह रहे कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, और राज्य नहीं होगा तो आप लोगों ने देख लिया कि ये हो सकता है भाई साहब। तो इनके जो विचार हैं, इनके जो विचार हैं साथियों, ये काल्पनिक विचार है, ये यूटोपियन विचार है। जैसा ये सोच रहे हैं कि राज्य ना हो, अगर राज्य ना होगा तो साथियों आप जानते हैं कि क्या हो सकता है, कि क्या हो सकता है। दोस्तों एक बात बताइए, आप लोग इस राज्य को या कानून को या फिर विधि को, पुलिस को, सेना को अपनी स्वतंत्रता पर खतरा मानते हैं क्या? अरे अपनी स्वतंत्रता पर खतरा मानते हैं क्या, या फिर इस राज्य को, कानून को या विधि को मानते हैं क्या? ऐसा है क्या? बहुत से आदमी कहेंगे हाँ सर जी माने तो हैं, है ना, माने तो हैं हम। कि साथियों मैंने आपसे पूछा कि इस राज्य को या कानून को या फिर विधि को आप लोग अपनी स्वतंत्रता पर खतरा मानते हैं क्या? यानी कि जब आप जाते हैं तो जो हवलदार भाई साहब खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले जो खड़े होते हैं, आपकी जो गाड़ी रुकवाते हैं, आपकी जो गाड़ी चेकिंग करते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता पर खतरा है क्या? कुछ कहेंगे हाँ का, कुछ कहेंगे ना। अच्छा दोस्तों मान के चलो उसको हटा दो, जो हवलदार भाई साहब खड़े हैं वहां, उनको हटा दीजिए, उनको हटा दीजिए वहां से। हट गए साहब, लाल बत्ती है, हरी बत्ती है, सब कुछ हटा दीजिए, बिल्कुल प्लेन हो गया मामला। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप अपने घर पहुंच पाएंगे क्या? आप अपने घर पहुंच पाएंगे क्या? हो सकता है 2 4 6 8 10 लोग वहीं पर सही तरीका से ठुक जाएं, पिट जाएं, लड़ जाएं आपस में कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आप लोगों ने देखा कभी कभी जाम लग जाता है, कभी कभी जाम लग जाता है, और जब वहां कोई पुलिस नहीं होती है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, कोई हवलदार नहीं होता है, तो जाम खुलने में समय लगता है या तुरंत खुल जाता है? गुरु जी समय लगता है। अगर है, राज्य है तो जल्दी खुल जाएगा। तो साथियों यदि राज्य नहीं है तो आप लोग एक ऐसी स्वतंत्रता की कल्पना कर रहे हैं जैसी हिरन के पास है, जैसी हिरन के पास। आप सोच रहे हैं कि यदि ये हवलदार, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, ये मेरी स्वतंत्रता पर खतरा है, मेरी स्वतंत्रता को कम कर रहे हैं, तो साथियों आप एक ऐसी स्वतंत्रता की कल्पना कर रहे हैं जैसी हिरन के पास होती है, जैसी हिरन के पास होती है। कि कैसे? निरपेक्ष स्वतंत्रता, निरपेक्ष स्वतंत्रता। हिरन खुलेआम है जंगल में, कहीं जाए, कहीं बैठे, कुछ भी करे। कब तक? कब तक? जब तक शेर की नजर नहीं पड़ रही तब तक, जब तक शेर की नजर उस पर नहीं पड़ रही है तब तक। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब तक शेर की नजर नहीं पड़ रही तब तक, समझे? जैसे ही शेर की नजर पड़ेगी उसको वह मृत्यु नहीं बल्कि भयावह मृत्यु देगा। एक होती है मृत्यु, एक होती है भयावह मृत्यु। भयावह मृत्यु देगा। और ये भयावह मृत्यु देने वाली जो ऐसे जानवर किस्म के जो लोग हैं, कुछ इंसानों में भी उसकी प्रजाति पाई जाती है, इंसानों में भी है वो लोग। तो किस कदर हत्या करते हैं लोगों की, किस कदर महिलाओं को रेप करके उनको सामूहिक तरीका से मार डालते हैं। जानवरों में भी है, जानवरों वाली जो प्रजाति है वो इंसानों में भी पाई जाती है। तो
तो मैंने आपको बताया कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोगों की स्वतंत्रता पर ये सब कुछ खतरा है, तो नहीं भैया, आप गलत हैं। ये स्वतंत्रता पर खतरा नहीं है, बल्कि इसने आपकी लाइफ को क्या किया, बचाया। राज्य का प्राथमिक उद्देश्य है आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को बचाना। जान है तो जहान है साथियों, आपकी जान को बचाना, आपकी जान को बचाना राज्य का प्राथमिक उद्देश्य है, आपकी जान को बचाना। तो साथियों, यदि मैं कह दूं आपसे, मैं कहूं कि यदि राज्य ना हो, यदि राज्य ना हो तो स्वतंत्रता नहीं है। तो क्या स्वतंत्रता की गारंटी है? राज्य नहीं है तो बात तो सही है सर जी। यदि राज्य नहीं है तो स्वतंत्रता भी हमारे पास नहीं हो सकती, क्योंकि कोई व्यक्ति आएगा बलशाली और हमें खत्म करके चला जाएगा। और राज्य है तो इतनी बुरी हालत है हमारे देश की, है ना, खुलेआम मार दिए जाते हैं लोग। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा था साथियों, जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसका कथन है? कथन तो लॉक का है, कथन तो लॉक का है। लेकिन इसी संबंध में एक क्वेश्चन पूछा था साथियों, वो आईएएस का क्वेश्चन था और एक पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा था यहीं से। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जरा आप लोग 1 मिनट का इंतजार कीजिए, क्वेश्चन अभी लेकर के आ रहा हूं मैं। तो साथियों क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था कि विधि और स्वाधीनता के बीच, विधि मतलब कानून, राज्य जिसे आप समझना चाहें, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को, मतलब इन दोनों में, विधि और स्वतंत्रता में, स्वाधीनता में संबंध क्या है, कैसा संबंध है। जैसा अभी अब मैंने आपको बताया कि भैया राज्य या फिर विधि नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है, विधि है तो स्वतंत्रता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस संबंध को, उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है? क्वेश्चन लिख दें? अरे क्वेश्चन लिख दें साथी, चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं भैया। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? पहला ऑप्शन है
यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। दूसरा क्या कह रहा है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, भी नहीं है। अगला कह रहा है यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो जी। तो साथियों ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से समझिएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था आप लोगों का, ये पूछा था यूपीएससी ने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। यानी कि विधि और स्वाधीनता, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो इन दोनों के संबंध को सबसे उपयुक्त संबंध कौन सा दिखाता है। तो क्या है, पहला ऑप्शन है यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। अच्छा जी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अच्छा, तो दूसरा वाला तो आपका सही हो गया। और क्या कह रहा है कि यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। अच्छा जी, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है, ये सब बकवास की बात है। तो सब विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है, ये क्वेश्चन साथ ही यूपीएससी ने पूछा। आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तीसरा वाला सही, दूसरा वाला सही है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, इसी का भैया है दूसरा क्वेश्चन, वो लॉक ने पूछा था, लॉक के बारे में पूछा, क्योंकि कथन तो लॉक का यही हो। कह रहा है कि जहां कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये किसका कथन है, ये जॉन लॉक का कथन है। जॉन लॉक का कथन। समझ गए मेरी बात आप लोग, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ साथियों कि जहाँ राज्य नहीं है, जहाँ विधि नहीं है, जहाँ कानून नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता की गारंटी भी नहीं है। क्योंकि साथियों कब कोई बलशाली आएगा, कब कोई आपको समाप्त करके चला जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो राज्य है तब तो इतना बुरा हाल है, और यदि राज्य ना हो तो कितना क्या हो सकता है भाई साहब। तो गांधी और जो मार्क्स बात कर रहे हैं, ये यूटोपियन विचार, ये कल्पनाओं में बात है, ये यथार्थ बात से या फिर व्यवहार से उसका कोई मतलब नहीं है। धरातल पर ये सिद्ध नहीं हो सकता भाई साहब कि राज्य ना हो।
और मानव को कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी संस्था की आवश्यकता होती है। और एक साथियों, मैकियावेली रहे हैं आधुनिक राजनीति विचारक। मैकियावेली क्या कहते हैं? मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी, कायर और लालची प्राणी है। मनुष्य स्वार्थी, कायर, लालची प्राणी है। वो कहते हैं, इतना तक कह दिया उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु के गम को 13 दिन में भूल जाता है, लेकिन उनके द्वारा दी गई संपत्ति को नहीं भूलता वो, या संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसको नहीं भूलता। तो मैकियावेली से पूछा, क्या सब जगह का इंसान एक जैसा ही है? क्या मनुष्य सब जगह का ऐसा ही है? तो मैकियावेली ने कहा हाँ, सब जगह का मनुष्य एक जैसा ही है। क्योंकि जो मैकियावेली थे वो इटली के डिप्लोमेट थे, इटली के राजदूत थे। वो लगभग 23-24 देशों में राजदूत बनकर गए। तो उन्होंने कहा कि मैं सारी दुनिया के लोगों से मिल चुका हूँ, और सब जगह का मनुष्य क्या है? सब जगह के मनुष्यों में एक ही बात है, वो स्वार्थी है, वो लालची है, वो कायर है। इसलिए साथियों, मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किसी न किसी संस्था की तो आवश्यकता है। और साथियों, ये जो राज्य जैसी संस्था है, ये ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में हमको दिखाई दे रही है, नहीं जी। राज्य जैसी संस्था रही है, चाहे कोई भी सोसाइटी रही हो, कैसा भी समाज रहा हो, शुरुआत से राज्य जैसी संस्था आपकी रही है। राज्य जैसी संस्था आपकी रही है। चाहे आप लोग वैदिक काल में चले जाइए, किसी भी काल में चले जाइए, राज्य जैसी संस्था रही है। बस इसका रूप परिवर्तित होता चला आया है। पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। तो हम लोग राजतंत्र से किस प्रकार से लोकतंत्र की ओर चले गए, राजतंत्र से किस प्रकार लोकतंत्र की ओर बढ़े हैं, वो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से राजतंत्र से हम लोग लोकतंत्र की ओर गए, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख दीजिएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। एक हेडिंग बनाइए नई, राज्य पर गांधी और मार्क्स का विचार। राज्य पर गांधी और मार्क्स का विचार। राज्य पर गांधी और मार्क्स का विचार लिखिएगा। गांधी और मार्क्स के बीच एक समान सहमति एक समान सहमति राज्यविहीन समाज के बिंदु पर पाई जाती है। बिंदु पर पाई जाती है। लिखे गांधी के अनुसार, गांधी के अनुसार सभी व्यक्ति तार्किक और विवेकशील होते हैं, जिन्हें अपने अच्छे बुरे की पहचान होती है, जिन्हें अपने अच्छे बुरे की पहचान या समझ होती है, और
चूंकि सभी मानव ईश्वर की समान संतान है, चूंकि सभी मानव ईश्वर की समान संतान है, इसीलिए सभी में प्रेम का संबंध होता है, प्रेम का संबंध होता है, जिसके चलते मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किसी राज्य जैसी संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लिखें मार्क्स के अनुसार, ये साथियों गांधी और मार्क्स के विचार हैं। मार्क्स के तो समाजवाद, हम लोग जब मार्क्स के सिद्धांत पढ़ते हैं, चाहे वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, चाहे ऐतिहासिकवाद का सिद्धांत हो, चाहे भाई साहब आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, तो मार्क्स ने कई सिद्धांत दिए हैं। आर्थिक नीतिवाद हो, तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत जो मार्क्स है इन बातों को बताता है, किस प्रकार से अमीर वर्ग जो आपका पूंजीपति वर्ग है वो किस प्रकार से गरीब लोगों का, सर्वहारा वर्ग जो है उसका शोषण करता है और साजिश के तहत करता है, नए नए विचार दे करके, राष्ट्र का विचार दे करके, धर्म का विचार दे करके, संस्कृति का विचार दे करके, नए नए विचार दे करके वह उसका शोषण करता है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार लिखें, मार्क्स के अनुसार राज्य एक शोषणकारी संस्था है, राज्य एक शोषणकारी संस्था है जो समाज के गरीब या मजदूर वर्ग का शोषण करती है पूंजीवाद के हित में या पूंजीपतियों के हित में इसीलिए राज्य जैसी किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है, लिखिएगा, मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, राज्य पूंजीपतियों की रचना है, या लगा करके नीचे लिखें, राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। ठीक है भैया, इतना हो गया। आगे लिखें भाई, नई लाइन से लिखें, राज्य, सरकार, कानून, विधि, पुलिस, सेना नहीं होने पर अराजकता हो सकती है, नहीं होने पर समाज में अराजकता हो सकती है या मत्स्य न्याय हो सकता है, इसे जंगल राज भी कहते हैं, मत्स्य न्याय हो सकता है। राज्य का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना है, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना है, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना है।
व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना है। आगे लिखें, राज्य या विधि है तो स्वतंत्रता है। राज्य या विधि है तो स्वतंत्रता है। लॉक का प्रसिद्ध कथन है, जॉन लॉक का प्रसिद्ध कथन है, जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। ठीक भैया, तो ये था इनमें, यानी कि विधि में और स्वतंत्रता में संबंध कैसा है। तो जहां स्वतंत्रता है वहां विधि भी है, और जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो राज्य है, हमने आपको बताया कि राज्य की तो गुरुजी आवश्यकता है, कानून की विधि की आवश्यकता है, क्योंकि ये नहीं है तो फिर व्यक्ति बेकार है, व्यक्ति का जीवन बेकार है, क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा करना है। तो राज्य तो है, तो राज्य गुरुजी रहा है, किसी न किसी रूप में रहा है। राज्य का रूप परिवर्तित होता रहता है, लेकिन राज्य जरूर रहा है। तो मैंने आपको बताया पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, तो राज्य जैसी संस्था रही है। तो किस प्रकार से हम लोग राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़े वो हम लोग देखेंगे। पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता आया। किस प्रकार से मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर बढ़े हम लोग। देखिए साथियों, हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम लोग लोकतंत्र तक पहुंचे। लोकतंत्र तक किस प्रकार से हम लोग पहुंचे हैं। हम जानते हैं साथियों, पंद्रहवीं 16वीं शताब्दी से पहले, 16वीं शताब्दी से पहले यहां था भाई साहब मध्यकाल। मध्यकाल हुआ करता था। क्या था? मध्यकाल यहां पर हुआ करता था। और मध्यकाल में इसको हम लोग काला युग भी कहते हैं। काला युग, डार्क एज। तो जो काला युग था, जो काला मध्यकाल था, इसमें भाई साहब जो धर्म था, धर्म या जो आस्था थी, ये क्या थी? ये चरम पर थी। यानी कि धर्म को आधार बनाकर यहां पर राजनीति की जाती थी। धर्म की प्रधानता थी, धर्म की प्राथमिकता थी। यहां पर विशेषाधिकारों का प्रचलन था। विशेषाधिकारों का प्रचलन था भाई साहब। विशेषाधिकारों का प्रचलन था। विशेषाधिकारों का प्रचलन था। केवल समाज के एक वर्ग के पास ही, कुछ संभ्रांत लोगों के पास, सामंतवादी लोगों के पास ही क्या थे? अधिकार थे, स्वतंत्रता थी, जमीनें हुआ करती थी। उस समय सामंत हुआ करते थे, बड़े बड़े जागीरदार हुआ करते थे, सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। और समाज की बहुत बड़ी जनसंख्या अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उन पर जमीनें नहीं थी, वो खाने के लिए तरसते थे, वो दास की तरह काम करते थे। तो यहाँ पर सत्ता बंटवारे पर आधारित थी, विशेषाधिकारों का प्रचलन था।
और धर्म का बोलबाला था, धर्म का बोलबाला था। और साथियों, जहाँ धर्म और आस्था की बात आती है, जहाँ धर्म और आस्था की बात आती है, हम जानते हैं कि वहाँ पर व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये कहता है, धर्म या आस्था कहता है कि समझ लो कि मेरे 10 पैर हैं, तो हाँ भैया होंगे 10 पैर हैं। वो कहता मैं भैया कुछ लोग मुख से पैदा हुए, मुख से। कहाँ तो हाँ साहब भाई सही बात है, सही बात है। कुछ लोग भुजा से पैदा भय, कहाँ साहब भाई सही सही बात है, सही बात है। कुछ लोग जांघों से पैदा भय, कहाँ साहब भाई सही बात है, सही बात है। तो कुछ लोग पैरों से पैदा भय, कहाँ साहब सही बात है भाई 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 है। आस्था सिर्फ मानना बताती है, जानना नहीं। आस्था आपको मानना बताती है, जानना नहीं। तो मान लीजिए कहाँ साहब थे, रावण के 10 सिर थे, तो कहाँ साहब थे, मान लीजिएगा। तो जहाँ धर्म है वहाँ विवेक नहीं है, वहाँ विज्ञान नहीं है, वहाँ तर्क नहीं है, क्योंकि वहाँ आस्था है, वहाँ आस्था है, वहाँ धर्म है, वहाँ विशेषाधिकार है। तो ऐसा कुछ प्रचलन था भाई साहब मध्यकाल में, 15वीं 16वीं शताब्दी से पहले। सत्ता बंटवारे पर आधारित थी, मध्यकाल था, यहाँ पर धर्म और आस्था की बात चलती थी, विशेष अधिकारों का प्रचलन था। ये जो धर्म था, ये जो चर्च हुआ करता था, ये जो था साथियों चर्च, एक तरफ था चर्च, एक तरफ थे सामंत लोग, सामंत जो जागीरदार हुआ करते थे, एक तरफ था राजा, एक तरफ था राजा। और इन तीन मजे की बात ये भाई साहब, इन तीनों में लड़ाई चलती रहती थी, इन तीनों में झगड़े चलते रहते थे। किस बात को लेकर? सर्वोच्चता को लेकर, सर्वोच्चता को लेकर झगड़े चलते रहते थे, है ना। राजा कहता था मैं राजा हूं, चर्च कहता था राजा को बनाने वाला मैं हूं, धर्म ये जो कहता था सामंत कहता हम राजा बनाएंगे, राजा को हमने बनाया, चर्च कह रहा राजा को हमने बनाया, सामंत कह रहा हम राजा को शक्ति हम देते हैं। क्योंकि साथियों राजा को राजा बनाने वाला कौन था? तो यही चर्च या धर्म था, यही सहमति दिलवाता था, यही लोगों से सहमति दिलवाता था, यही कहता था कि भैया ऐसा है कि देखो प्रजा सुनो, प्रजा सुनो, ये जो फलाने भाई साहब हैं ये ईश्वर के दूत हैं, ये ईश्वर की जीवित प्रतिमा हैं राजा साहब, और इनको क्या कर दीजिए आप लोग सहमति दे दीजिए और ये राजा बन जाएंगे, इनको राजा बना दीजिएगा, क्योंकि ये ईश्वर के दूत हैं, इन्हें 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 ईश्वर ने भेजा है आप लोगों की सेवा के लिए। अच्छा जी। एक व्यक्ति था रॉबर्ट फिल्मर नाम का, रॉबर्ट फिल्मर ने तो इतना तक कह दिया कि राजा और प्रजा के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए जैसे पिता और पुत्र के बीच जैसे संबंध होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो रॉबर्ट फिल्मर जो थे वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते थे। तो चर्च कह रहा है कि राजा हमने बनाया है क्योंकि सहमति दिलवाने वाला ये है, और सामंत लोग कहते थे कि राजा हमने बनाया, कि भैया ये कैसे? क्योंकि राजा के पास उस समय अपनी कोई सेना नहीं हुआ करती थी, इनके जो सामंत जो जागीरदार जो मालदार लोग हुआ करते थे, जो सम्राट लोग हुआ करते थे, उन्हीं की जो लठैत हुआ करते थे वही राजा की सेना हुआ करती थी। राजा कहता हम राजा, और ये इसलिए राजा जो था, राजा इन लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकता था, टैक्स नहीं लगा सकता था। चर्च कह रहा था अरे अच्छा हम पर टैक्स लगाएगा, कि राजा हमने बनाया और हम ही पर टैक्स लगा रहा है। तो इन तीनों में सर्वोच्चता की लड़ाई चलती रहती थी, चर्च में, सामंत में और राजा में। जब इन तीनों में लड़ाइयाँ चलती रहती थी सर्वोच्चता को लेकर के, सर्वोच्चता मतलब संप्रभुता को लेकर के, सोवरेंटी को लेकर के, ठीक है। तो आगे क्या हुआ भाई साहब?
आगे हुआ ये कि आगे चल करके 15वीं 16वीं शताब्दी में परिवर्तन का युग आया। यहां पर हुई भाई साहब वैज्ञानिक क्रांतियां। यहां पर हुई व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांतियां। और जब वैज्ञानिक क्रांतियां हुई तो भाई साहब विज्ञान की बात आई। किसकी बात आई? विज्ञान को आगे बढ़ाया गया। और जहां विज्ञान आगे बढ़ जाता है वहां पर क्या आगे बढ़ता है? वहां पर तर्क आ जाता है। वहां पर विवेक की बात होती है। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात होती है, विज्ञान की बात होती है। वहां पर संदेह की बात होती है, वहां डाउट की बात होती है, वहां अनुभव की बात होती है। तो भाई साहब विज्ञान में और धर्म या आस्था में तो जमीन आसमान का अंतर है। एक कहती है सिर्फ मानो जानो मत, एक कहती है मानो तो जब पहले जानो, है ना। ये कहता है कि आसमान के ऊपर चले जाओ तो स्वर्ग है, और ये कहता ना भैया, अनुभव करेंगे जब बताएंगे, पहले हम देखेंगे आसमान के ऊपर स्वर्ग है या नहीं है, तो तब बताएंगे। तो विज्ञान कहता है कि डाउट की बात करता है, ये अनुभव की बात करता है, एक्सपीरियंस करेंगे जब बताएंगे हम। कि मान लो ये कहते हैं कि मानो कुछ लोग मुख से पैदा हुए। ये कहता कर भैया क्यों मान ले मुख से पैदा हुए? अरे गर्भ तो पेट में होता है ना। अरे मुख में गर्भ कब से होने लगा? गर्भ धारण मुख में होता होगा, मुंह में होता होगा? नहीं जी, कतई नहीं होता। तो भाई साहब विज्ञान में और धर्म और आस्था में जमीन आसमान का अंतर होता है, और ऐसे होती है दोनों में टकराव। ये कहती है सिर्फ मानो सिर्फ कि 10 सिर थे तो कहाँ सब थे? मानो। आसमान के ऊपर स्वर्ग है, कहाँ सब है? 72 हूर मिलेंगी, कहाँ में सब मिलेंगी? मानो सिर्फ, जानो मत। और जानने के लिए कौन कहता है? वो ये कहता है, वो ये तर्क की बात करता है, ये विवेक की बात करता है, ये संदेह की बात करता है, या अनुभव की बात करता है। कौन? विज्ञान। ये विज्ञान बात करता है। तो साथियों 15वीं 16वीं शताब्दी में व्यापारिक वाणिज्य क्रांतियां हुई, वैज्ञानिक क्रांतियां हुई, और यहाँ पर विज्ञान आया, तर्क आया, विज्ञान, विवेक, तर्क, अनुभव, ये सब कुछ आया। यहाँ पर गैलीलियो अपनी बात कह रहा है, न्यूटन अपनी बात कह रहा है ना। और समाज में एक वर्ग निकल कर आया जिसे कहा गया व्यापारी वर्ग। जब व्यापारिक क्रांतियां हुई उसे कहा गया व्यापारी वर्ग। समाज में एक वर्ग निकल कर आया, व्यापारी वर्ग। अब व्यापारी वर्ग को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। इन्हें चाहिए शांति। अब ये वहीं पर अपनी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाएंगे जहाँ इनको शांति दिखाई देगी, कि लोग लड़ाई झगड़े करेंगे? ना साहब, जहाँ लड़ाई झगड़े करेंगे वहाँ ये अपनी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, वहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे। इन्होंने देखा कि किस प्रकार से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं चर्च में, सामंत में और राजा में, कि जो सामंत यहाँ पर जागीरदार हुआ करते थे वहीं पर यहाँ पर अब अंबानी अडानी होने लगे, व्यापारी वर्ग होने लगा। तो इन व्यापारी वर्ग ने देखा कि भैया अब हमें शांति की आवश्यकता है, हमें भैया अपना बिजनेस करना है। उन्होंने कहा कि क्या राजा सुन, कि देख भाई हमें देनी संप्रभुता, अब जो है ऐसा है तुम तीनों में से किसी एक को तो सर्वोच्चता देनी पड़ेगी। तो राजा बोला कि मुझे तो तुम सर्वोच्चता, मैं करूँगा तुम्हारी मांगे पूरी। कहा चाहिए तुम्हें ज़मीन चाहिए, हम ज़मीन देंगे तुम्हें, हम देंगे तुम्हें ज़मीन व्यापार करने के लिए। बताओ, तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, हम देंगे, और तो हम तुमसे टैक्स भी ना लेंगे।
तो राजा से कहा कि चल अच्छा है, ऐसा है, तू जो है सर्वोच्च है और चर्च और जो सामंत हैं वो तेरे अधीन होंगे, वो तेरे अधीन होंगे। अच्छा जी, वो तेरे अधीन होंगे। और राजा क्या होगा? सर्वोच्च होगा। यानी कि साथ ही यहाँ पर धर्म को और राज्य को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात आई, धर्मनिरपेक्षता का विचार आया या पंथ निरपेक्षता का विचार यहाँ पर आया। धर्म अलग होगा और राज्य अलग होगा। बात कुछ समझ में आई मेरे? कुछ पल्ले पड़ी? तो साथियों, इस व्यापारी वर्ग ने, हम जानते कि वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा भारत आया, व्यापार करा उसने लगातार। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच 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 कंपनी आई, फ्रेंच कंपनी आई, तमाम विभिन्न प्रकार की कंपनियां आई, तमाम लोग आए व्यापार करने हमारे यहाँ, पुर्तगाली लोग आए, न्यूटन की बात चली, गैलीलियो की बात चली, यहाँ कंपास की खोज हो रही है, यहाँ कंपास की खोज हो रही है, व्यक्ति को प्राथमिक माना जा रहा है। तो भाई साहब ऐसे ही परिवर्तन हुआ, ऐसे ही यहाँ पर परिवर्तन हुआ। तो कि पहले भैया मध्यकाल था, मध्यकाल में ये सब व्यवस्थाएं थी। उसके बाद 15वीं 16वीं शताब्दी में व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांतियाँ हुई। उसके बाद ये विज्ञान और तर्क की बात चली, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात चली, तर्क विवेक संदेह अनुभव की बात चली। व्यापारी वर्ग, एक नया वर्ग सामने आया जिसने, ये 15वीं 16वीं शताब्दी में चल रही है ये सब बातें, जिसने राजा को संप्रभुता प्रदान करी। यहाँ पर संप्रभुता का विचार आया, धर्मनिरपेक्षता का विचार आया और राजा को सर्वोच्च बना दिया। आगे चल करके अपना लोकतंत्र आएगा। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है ना, ये धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। ये व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि 10-5 साल में लग गए, ना भैया, 100 200 300 400 500 साल लगे इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन होते हुए। एक साथ परिवर्तन नहीं हुआ कि एक साथ उठा के हाँक पटक दो ना, कई पीढ़ियाँ लग गई, कई व्यवस्थाएं हुई। व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए समय लगता है, 100 200 300 500 साल लगे। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो इस काल में जी रहे हैं, जो इस काल में जी रहे हैं भाई साहब, जो इस काल में जी रहे हैं। कम से कम कुछ इसका भी सहारा ले लिया करो भैया, कुछ इसका भी सहारा ले लिया करो। तो साथियों, अब मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि राजतंत्र में और लोकतंत्र में कौन शिशु है और कौन वयस्क है? कौन शिशु है, कौन वयस्क है? तो साथियों, ये जो राजतंत्र है, राजतंत्र क्या है? शिशु है। और लोकतंत्र क्या है? वयस्क है, वयस्क है। यानी पहले हम छोटे से ही तो आगे बड़े बड़े की ओर बढ़ेंगे कि बड़े से छोटे की ओर बढ़ेंगे ना। पहले हम छोटे थे तभी तो बड़े हुए हैं कि बड़े थे छोटे है कि मर जाएंगे ना। पहले छोटे थे तभी तो हम बड़े हुए। बात समझ में आई आप लोगों के? तो राजतंत्र शिशु है, लोकतंत्र वयस्क है। ये जो क्वेश्चन है ये नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा था साथियों कि राजतंत्र शिशु है और लोकतंत्र वयस्क है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है, ये विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। ऑप्शन में क्या कह दिया? पहला ऑप्शन कह रहा है कि यदि विधि अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। यानी विधि अधिक होती है तो स्वाधीनता कैसी होती है? कम होती है। गलत बात है भाई साहब, गलत बात है। विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ये बात सही है, ये बात सही है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए। उसके बाद लॉक का भी पूछा गया। ये लॉक का ही तो कथन है। तो यूपीएससी ने ऐसा पूछ लिया, पीसीएस ने सीधा किसका कथन है ये पूछ लिया।
बात वही है। उसके बाद हमने देखा कि राज्य जैसी संस्था की आवश्यकता रही है, कभी राजतंत्र रहा है तो कभी लोकतंत्र रहा है, वर्तमान में लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र था। किस प्रकार से हम लोग इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ हम लोगों ने देखा, किस प्रकार से हम लोग मध्यकाल से और आधुनिक काल की ओर आए, किस प्रकार से लोकतंत्र तक हम लोग पहुँचे हैं। व्यापारिक वाणिज्य क्रांतियों के माध्यम से विज्ञान और तर्क की बात आई है भाई सब सामने, ठीक है भैया। तो आगे हम लोग टॉपिक रहेगा अपना नेक्स्ट क्लास में लोकतंत्र। कौन सा रहेगा? लोकतंत्र अपना टॉपिक रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को भाई साहब यहीं समाप्त करता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि मेरी चल रही तबीयत खराब, गले में दिक्कत है साथियों, दर्द है, जकड़न जिसे कहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप सभी लोग भाई जुड़े रहें, क्लास पढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।